अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज भी इस्लामाबाद में पावर सर्कल्स में यानी कि हुकूमती सर्कल्स में सिर्फ और सिर्फ केपीके के इलेक्शंस डिस्कस होते रहे और शायद इसी वजह से लोग जो हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस थे, आज नेशनल असेंबली में भी नहीं आए और सिर्फ 5 मिनट नेशनल असेंबली का सेशन चला और उसके बाद कोरम पॉइंट आउट हो गया। अब ये एक हमेशा से कहा जाता है कि कोरम मेंटेन करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्योंकि केपी में जो हालात बने तो शायद शर्मिंदगी के मारे बहुत सारे लोग जो हैं हुकूमती पार्लियामेंट नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से कोरम पॉइंट आउट हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि अब पीर को आज बुलाया हुआ इजलास अब जुमे को बुलाया गया है, तो ताकि ये 3 दिन भी पूरे हो जाएं और टीएडीए भी पूरा मिल जाए और जो मैंडेटरी एक जो है टाइम वो भी कंप्लीट किया जाए। तो खैर किसी को परवाह नहीं है कि इसका नेशनल एक्सचेकर के ऊपर कितना बर्डन बनता है, कि कितना लोग पेन लेकर पहुंचते हैं असेंबली में और 5 मिनट में ही कोरम पॉइंट आउट हो जाए। और उसके बाद तो सोचने का जो लम्हा है वो यही है कि आप कितना सीरियस लेते हैं पार्लियामेंट को, जिसके ऊपर आप कहते हैं कि जी सब कुछ पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट ही सुप्रीम इदारा है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज जो है वो अचानक कल ही ये फैसला कर लिया गया कि जनाब मिनी बजट नहीं लाया जाएगा असेंबली के आज सेशन में। वजूहात बड़ी दिलचस्प हैं। कुछ कहते हैं कि फ्रॉम सर्टेन क्वार्टर्स कुछ प्रेशर आया कि जो आप स्टेट बैंक को इतनी ऑटोनॉमी दे रहे हैं या जो इतना आप उसको ऑल टाइम पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद हम सस्टेन नहीं कर सकते। उसको थोड़ा सा टोन डाउन किया गया, लेकिन इसके बावजूद उस पर कुछ और भी एतराजात आए कहीं से और उसके बाद अब भी डेफर कर दिया गया। तो कहा यह गया कि जी कैबिनेट जरा इसको थ्रेडबेयर डिस्कस करना चाहती है मजीद। अब मिनी बजट पहले हम तकरीबन 28-29 साल से सहाफत से मुंसलिक रहने के साथ साथ इकॉनमी ही कवर की है मैंने ज़्यादा, तकरीबन 14-15 साल। तो कभी भी कोई हुकूमत, हम लोग कहते होते थे कि ये देखें जो ये अब पॉलिसी चेंज आई है, ये जो मैयर गवर्नमेंट ने लिया है ये मिनी बजट है। कोई गवर्नमेंट खुद क्लेम नहीं करती थी कि हम मिनी बजट लेकर आ रहे हैं, लेकिन अब आईएमएफ के कहने पर 360 अरब रुपए का जो इजाफी इन्होंने टैक्स जमा करना है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वजह से मिनी बजट अनाउंस कर दिया कि हम मिनी बजट लेके आ रहे हैं। और ऊपर से क्लेम ये है कि जो सेनेटर साहब अब इलेक्ट हो गए हैं वो कहते हैं कि जी इससे महंगाई पर असर नहीं होगा, महंगाई में इजाफा नहीं होगा। सवाल आते हैं नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कल जो ट्वीट की वो भी बड़ी दिलचस्प थी और उन्होंने कहा कि जो भी हुआ गलतियां की और खमियाजा भुगता। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। कोई अपने ही लोगों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, कह रहे हैं टिकट की गलत डिस्ट्रीब्यूशन थी, टिकट्स अपने ही करीबी रिश्तेदारों में दिए गए तो इस वजह से शायद हारे हैं। लेकिन पीटीआई के अपने लोग जो हैं वो उनका ख्याल है कि जी महंगाई ने आपको ये दिन देखना नसीब किया कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही केपी में, और वो भी तकरीबन 8.5 साल की हुकूमत के बाद। तो इस पर भी बात करेंगे। मरीम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट की और इमरान खान साहब ने कहा कि अब जो सेकंड फेज़ है केपी के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का, उसकी वो खुद निगरानी करेंगे और अभी तक जो भी कर रहा है वो है साहब। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि जो उन्होंने बात जो आज बड़ी दिलचस्प की, उन्होंने कहा पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाब पर उठने वाले शोर में किसी को यह एहसास नहीं हो रहा कि ये इंतखाबात कामयाब जमहूरियतों में पाए जाने वाले निज़ाम की तर्ज पर जदीद और मुंतकिल शुदा इख्तियारात के हामिल बल्दियाती निज़ाम का नुक्ताए आगाज़ हैं। बराह रास्त मुंतखब शुदा तहसील नाज़मीन मयार हुकूमत में बेहतरी लाएंगे और मुस्तकबिल के कायदीन बनेंगे। हमारी 74 साल तारीख में पहली मरतबा हमें मुकामी हुकूमतों का एक बाख्तियार निज़ाम मुयस्सर आया है। इस पर भी बात करेंगे क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज भी गुफ्तगू की है। नवाज शरीफ साहब ने आज ट्वीट के ज़रिए, यानी कि ट्वीट के ज़रिए सोशल मीडिया के ज़रिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को बाकायदा मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट की कि
खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में JUI फे की शानदार कामयाबी पर मैं मौलाना फजल रहमान और इनके रुफका को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब ने इनका जवाब दिया, वो भी ट्वीट पर, और उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया मियां नवाज शरीफ साहब, जमहूरियत की मुकम्मल बहाली, आवाम के वोट के हक के हसूल, इस सिलेक्टेड हुकूमत के खात्मे और पाकिस्तान को दोबारा एक बेहतर और पायदार मुस्तकबिल की राह पर गामजन करने तक हमारी मुश्तरका जदोजहद जारी रहेगी। थोड़ा सा सिंध के हालात की तरफ भी नजर डालेंगे। जरदारी साहब बड़े जोश में हैं, बड़ी जोश से बातें कर रहे हैं। अब पता नहीं कि वो क्या बात है जिसकी बात उन्होंने कहा कि हमें कह रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि पहले जो जिसको तुम लाओ, अब उनको कौन क्या कह रहा है इस पर भी कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं यंग पार्लियामेंटेरियन, यंग PMLN लीडर अली परवेज मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज आपके वक्त का। मजहर अब्बास साहब सीनियर तजियाकार मेरे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम चाहेंगे कि ज़रा थोड़ा सा इकोनॉमी पे डिस्कस कर लें। शाह साहब, क्या वजह क्या है मिनी बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस भी हो रही है, रोज़ाना बयानात भी आ रहे थे, लेकिन ताख़ीर पर ताख़ीर की जा रही है। कल ही डिसाइड कर लिया कि आज अब सेशन में नहीं लाया जाएगा, और फिर ये जो क्लेम है कि इससे महंगाई नहीं होगी, आर यू रेडी टू बाय दिस? देखें, सलमान शाह साहब का स्काइप डिस्कनेक्ट हो गया। अली, देखें ज़मीर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने याद किया है। देखें, जो ये आप मिनी बजट की बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर यकीनन जब आप मिनी बजट लेके आएंगे तो इसका बोझ अवाम के ऊपर आएगा। तो इमरान खान साहब ने जो अभी KPK के अंदर जो इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर यकीनन उनको पता चल गया है कि उनके पॉलिटिकल कैपिटल की क्या सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल से एक दफ़ा फिर वो फ्रॉम स्क्रैच इस सारी की सारी एक्सरसाइज को देखना चाहेंगे, ताकि वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल फेज़ 2 के लिए जो उन्होंने बताया मैं अब खुद निगरानी करूंगा, उसके लिए जिस हद तक बचा सकें वो बचा लें। तो मेरे ख्याल से ये वजह है जिसकी वजह से उन्होंने डिले किया है। अब जो हमें देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि बुनियादी तौर के ऊपर हमें बार बार IMF की तरफ जाना क्यों पड़ता है। वो ये है कि जी हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट के अंदर जो हमारे खसारे हैं, जो बैरूनी खसारे हैं, हम उनको शायद मैनेज नहीं कर सके सही तरह से, क्योंकि हमने वो इस्लाहात नहीं की। तो उसमें होता इस तरह से है कि जब भी हमारे पास इकोनॉमी पिकअप करना शुरू करती है तो आप देखते हैं इंपोर्ट्स का प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्डअप होता है कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अभी जो 7 महीने के नंबर्स आए हैं और ये जो 5 महीने के नंबर्स आए हैं इस साल के, उसके अंदर $7 बिलियन के करीब करंट अकाउंट डेफिसिट पहुंच चुका हुआ है, जिसका मतलब ये साल का तकरीबन ये खसारा 15 से 20 बिलियन डॉलर के ऊपर टच करने के लिए जा रहा है, जिसको आपको फाइनेंस करने के लिए IMF की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। उसके साथ साथ कोरोना की वजह से जो इमरान खान साहब बताते हैं कि बुनियादी वजह, वो बुनियादी नहीं है, मेरे ख्याल से सेकेंडरी रीज़न है कि कोरोना की वजह से आपकी कमोडिटीज़ की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, और उससे भी यकीनन आपके एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर प्रेशर आया है। पर बुनियादी वजह यह है कि हमने अपनी वो इस्लाहात नहीं की जिसके बाद हम अपनी मईशत को अपने पैरों पे खड़ा कर लेते, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को कंपेरेटिव बना देते, इसलिए वो करंट अकाउंट डेफिसिट दोबारा आपका बड़ा एक्सप्लोड होता हुआ नजर आता है। अब जब ये सूरत हाल होती है तो आपको IMF के पास जाना पड़ता है। IMF के पास जब आप जुलाई में गए थे तो आप ऑपोजिशन के सारे लोगों की तकरीरें सुन लें, उन्होंने आपको बताया था कि भाई ये जो आप कागज़ प्रेजेंट कर रहे हैं दिस इज़ मोर ऑफ अ अफसाना, इसके अंदर प्रैक्टिकल रियलिटी के साथ उसकी कोई सूरत हाल ही नहीं है, उसका कोई कनेक्ट ही नहीं है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, इन्होंने PDL का कहा कि हम 610 अरब रुपए उसके ऊपर से इकट्ठा करके आएंगे, पहले क्वार्टर के अंदर इन्होंने 20 अरब रुपए उसके ऊपर इकट्ठा किया। अब थोड़ा बहुत उसके अंदर मोमेंटम पकड़ने की कोशिश की है, और उसमें हमारा ये ख्याल है कि जी तकरीबन 350-400 अरब ये तकरीबन उसमें इकट्ठा कर लेंगे। तो IMF वाले क्या इनसे नहीं पूछेंगे कि भाई आपने जुलाई में हमें बजट दिया था, बताएंगे 200 अरब का खसारा आपसे कहां से पूरा करना है। उसके बाद ये हमें आके इमरान खान साहब ट्वीट पे ट्वीट करते रहे कि जी हमने जो FBR का टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ा लिया, 40% के करीब तकरीबन बढ़ा लिया, और हम बहुत अच्छा चल रहे हैं। उसके अंदर भी आपकी सारी की सारी रिलायंस जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर है। तो जब आप एक्सटर्नल
जनरल अकाउंट को मैनेज करने के लिए इंपोर्ट्स को रोकेंगे तो क्या आप ये अपना मोमेंटम रेवेन्यू इंक्रीज का मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यकीनन नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से आपको दोबारा ये अपनी बजटरी एक्सरसाइज को दोबारा खोलना पड़ रहा है, दोबारा आपको देखना पड़ रहा है, क्योंकि आपको IMF पेशेंट चाहिए। वो कहते हैं कि भाई अपनी वो इस्लाहात किधर हैं जो आपने हमसे बात की थी, जो आपने हमारे से टारगेट्स एग्री किए थे, क्योंकि हम उनसे बहुत पीछे हैं। तो हमें दोबारा वो कहते हैं कि रेवेन्यू मेजर्स लें, अली और एक ये जो रेवेन्यू मेजर्स लेंगे इसके अंदर देखिए, अगर सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशंस आप खत्म कर रहे हैं तो इसका बोझ जो है एक आम आदमी की जेब के ऊपर जाएगा ना। इमरान खान साहब का ये कह देना कि बिल्कुल गरीब आदमी के साथ या महंगाई के साथ इसका कोई फर्क नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो हमें ये सारी की सारी एक्सरसाइज को हमें होलिस्टिकली देखने की जरूरत है। इस्लाहात जो इस मुल्क को नागुज़ीर हो गई हैं उनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। हमने पिछले 3 साल सिर्फ ऑपोजिशन की पगड़ी उछालने में, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के ऊपर, लान तान करने के अंदर ज़ाया कर दिए हैं, और यही वो वजह है जिसकी वजह से हम IMF के दरवाजे पे एक दफ़ा फिर लैंड कर गए हैं। और हमें ये IMF के लिए क्योंकि सर्टिफिकेशन चाहिए, इट विल ओनली बी अ मैटर ऑफ डेज कि आपको मिनी बजट लेके आना पड़ेगा, जिससे तूफान एक महंगाई का दोबारा आएगा। चलें, बिल्कुल मैं अली आपकी बात मानता हूं। आपने कहा कि कोविड कुड बी द ओनली द सेकेंडरी रीजन, लेकिन कोविड में जितनी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस कम हुई थी, हमने उसका बेनिफिट भी हम नहीं ले सके। और अब दोबारा कोविड की वजह से अब थोड़ा सा दोबारा उसमें प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस में कमी भी आ रही है। ऑयल वो आपने बिल्कुल ठीक लेकिन कहा क्योंकि ऑयल की प्राइसेस बड़ा इंपैक्ट करती हैं, अगर बढ़ती हैं तो आपने बहुत अच्छी बात की कि जब कोविड जब पीक के ऊपर था तो इनको कॉलर मिला था कि LNG इंपोर्ट आप $3 से $4 के ऊपर लॉक कर लें। इन्होंने नहीं किया। उस वक्त ये सारे के सारे इल्जामात शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर लगाते रहे कि जी 13% ऑफ ब्रेंट के साथ लॉक करके चले गए। आज $30 के ऊपर ये वेसल खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? तो बात ये है कि जब आपका ध्यान, देखिए दिन में तो 24 घंटे हैं ना, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सलमान शाह साहब से अगर आपने ध्यान अपना ऑपोजिशन के ऊपर लान तान में लगाना है तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि जो आपके सामने आ रहा है। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आज भी मिनी बजट मतलब कल ही डिसाइड कर लिया कि मिनी बजट नहीं लाया जाएगा, कुछ दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है, और खास तौर पर स्टेट बैंक के हवाले से कुछ तहफुजात हैं, अब किसी को हैं और किसी की वजह से पहले उसमें कुछ नरमी की गई, लेकिन कहा कि नहीं अभी मजीद करें। तो क्या स्टेट बैंक ही और रीजन है, या जिस तरह अली परवेज ने कहा कि पॉलिटिकल कैपिटल को गेन करने के लिए मिनी बजट में अब जरा जो है ये कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करेंगे ताकि बल्दियाती इंतखाबात में जो अब जो रिजल्ट आया इससे जरा बेहतर रिजल्ट आ जाए PTI के लिए? देखें, एक तो ये है कि बॉल बाय बॉल कमेंट्री आप कर रही हैं IMF प्रोग्राम पे ऊपर, तो अली परवेज को तो बड़ी कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन लगती है जिसकी बेसिस पे वो इतने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ICU में है, और ICU में बिकॉज ऑफ द डेट ट्रैप जो पाकिस्तान के ऊपर डाला गया है। 85 अरब डॉलर का जो एक्सटर्नल डेट है उसकी इतनी मोमेंटम है कि वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपने रीपेमेंट्स भी आपने IMF के ज़रिए से ही करानी है, और इंटरेस्ट पेमेंट्स पे भी आपने बोरोइंग करके ही करनी। तो एक बात तो ये है कि ये इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि डेट ट्रैप पाकिस्तान को PMLN की पॉलिसीज़ ने डाला है, और उसकी वजह से ये मुश्किलात आ रही हैं। अब आप आ जाएं कि स्टेट बैंक की ऑटोनमी पे। स्टेट बैंक की ऑटोनमी जो है PMLN ने उसको आपके सामने इस तरह से डिमोलिश किया था कि आप सोचें कि गवर्नर स्टेट बैंक इसहाक डार साहब ने अपने रिटायर्ड फाइनेंस सेक्रेटरी को गवर्नर स्टेट बैंक लगाया, और गवर्नर स्टेट बैंक जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे और जिनको अगर आप कह सकते हैं कोई एक्सपर्टीज थी तो फिस्कल पॉलिसी की शायद उनको कोई थोड़ा बहुत इल्म हो, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी उनका बस की बात नहीं थी। सही। जिसने हमें एक डेड एंड में पहुंचाया, जिसने एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी चलाई स्टेट बैंक ने मिलके गवर्नमेंट के साथ, और हमें कर्जों के बोझ में बो दिया। अब जो आ रहा है मामला वो IMF ने 22 प्रोग्राम पहले किए हैं, जो जिनमें से सवाए मुशर्रफ साहब का प्रोग्राम जिसको आप सक्सेस कह सकते हैं, किसी और का वो सक्सेस नहीं हुआ। सही। और लास्ट जो प्रोग्राम था वो 2016 में IMF ने वार्निंग दी थी
कि ये काम आप ना करना कि आप जाके हर चीज को एक्सपेंड करना शुरू कर दें, स्लोली चलें, लेकिन वो इसहाक डार साहब ने नहीं किया। अब स्टेट बैंक के ऊपर वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप इसको इंडिपेंडेंस देंगे, और वो इंडिपेंडेंस अब इस तरह से है कि उसके तहत अब एक इकोनॉमिक काउंसिल बन गई है, जिसमें स्टेट बैंक भी है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, जिसमें कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, इकोनॉमिक मिनिस्टर सारे हैं, जहाँ पे वो आपस में बिल्कुल करेंगे डिस्कशन। लेकिन स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो स्टेट बैंक आगे लेके चलेगा, तो कोऑर्डिनेशन वहाँ पे हो। पार्लियामेंट में आपको लेके जाना पड़ेगा स्टेट बैंक को, जिस तरह आपका जो हैं ऑडिटर जनरल अब रिपोर्ट करते हैं पार्लियामेंट को और डायरेक्टली रिपोर्ट देते हैं ऑन द स्टेट ऑफ उनकी ऑडिट की, उसी तरह स्टेट बैंक को पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा और पार्लियामेंट में बताना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसी क्या है और उसके टारगेट्स क्या हैं और सलमान शाह टारगेट्स साहब, क्या हैं। सलमान शाह तो साहब, कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें जो हैं ये उस पैकेज का हिस्सा है, जिसमें आई थिंक कि पॉलिटिक्स अब उस पर नहीं होनी चाहिए। चलें ये बड़ी शाह साहब, लेकिन जो क्लेम है शौकत तरीन साहब का भी, इमरान खान साहब का भी, बहुत से वफाकी वुज़रा भी यही कह रहे हैं कि जी ये जो मिनी बजट आ रहा है इससे महंगाई में इजाफा नहीं होगा। मतलब ये समझ से बालातर है कि आप पता नहीं कितनी एग्जेम्पशंस हैं सेल्स टैक्स की जो जीरो रेटेड थी, आप उसको 17% पे ले आएंगे लेकिन महंगाई नहीं होगी। ये कैसे मतलब कुछ समझ से। इसमें आप ये देखें कि इस वक्त जो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन है वो कोई 5,800 ट्रिलियन की आप बिलियन की आप कर रहे हैं, और उसमें अगर 300 बिलियन या 400 बिलियन का इजाफा हो रहा है तो वो एक छोटा अमाउंट है। ये नहीं है कि आप सारे के सारा आप कोई 6 ट्रिलियन के टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सही। आपने एग्जेम्पशंस दूर की हैं और उस एग्जेम्पशंस की वजह से जो आपके टारगेट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। और ये तो इस तरह से है कि हाथी निकल गया है, एक दुम रह गई है, और दुम रह उसके गई है। ऊपर सियासत सही। करने की चलें, जरूरत जो है मैं वो। मैं जरा क्विक कमेंट मजहर अब्बास साहब से लेना चाहूंगा, हालांकि इन्होंने कहा था कि मुझसे नहीं पूछना। मजहर अब्बास साहब, लाइन ड्रॉप हो गई। अली, इफ यू वांट टू क्विकली रिस्पॉन्ड टू सलमान शाह साहब, देन बिकॉज वी विल प्रोसीड ऑन द पॉलिटिकल एंगल। डॉक्टर साहब ने बताया कि मईशत जो है अभी आईसीयू के अंदर पड़ी है। जो इनके वजीर आजम साहब हैं वो तो मेरे ख्याल से 6 महीने से पिछले हमें बता रहे हैं कि अब तो हालात बेहतर होने जा रहे हैं। तो चलें, कुछ इन्होंने माना तो सही, मैं इस बात को यहाँ पे छोड़ देता हूँ। सवाल आपका बुनियादी ये था कि जी मिनी बजट को क्यों डिले किया जा रहा है, कि पॉलिटिकल कैपिटल को प्रिजर्व करने की कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही, उसका जवाब नहीं मिला। और दूसरी बात ये कि अगर 300 से 400 अरब का रेवेन्यू इम्पैक्ट 6 महीने के ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है साल का इम्पैक्ट उन रेवेन्यू मेजर्स का 800 बिलियन के करीब है। इतना आपके मेन बजट के अंदर रेवेन्यू मेजर्स नहीं लिए गए थे। तो ये उसको जितना मर्जी झुटला लें, मेरे ख्याल से ये हकायक लोगों के सामने आ जाएंगी। और बाकी जो बात रही वो पीटीआई का माशाल्लाह वतीरा है कि हमें मईशत अच्छी नहीं मिली, हमें टीम अच्छी नहीं मिली, हमें केपीके के अंदर कैंडिडेट्स अच्छे नहीं मिले। इन्होंने 3 साल के बाद भी आके पिछली हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी देनी है वो देते रहे। और मैं इकोनॉमी के ऊपर बात करूं, देखिए ब्रेक की तरफ भी जाना है और फिर मैं इकोनॉमी की बात देखें, बात हो रही है एब्सोल्यूट वर्सेस रीजनेबल इकोनॉमी। रीजनेबल इकोनॉमी बिल्कुल इदारों के पास मौजूद होनी चाहिए, पर आप बिल्कुल अपने इदारों को जाके आईएमएफ के दर पे छोड़ नहीं आ सकते। इट इज दैट डिबेट। तो हमें काइंडली फोकस चीजों के ऊपर रखना चाहिए। क्योंकि मजहर अब्बास साहब को मैं इस डिस्कशन में नहीं लेता, मैं पॉलिटिकल जब हम जाएंगे। सलमान शाह साहब, क्विकली आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दें तो फिर हम आपसे इजाजत भी ले लेंगे। जो अली परवेज ने बात की कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव रीजनेबल समझ लेनी चाहिए, और ये पीएमएलएन को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि जितने कर्जे हमारे पे बैरून मुल्क के कर्जे चढ़ा के गए हैं 85 अरब डॉलर के, उसका सालाना रीपेमेंट ही कोई 10 से 12 बिलियन डॉलर्स तो उसका सालाना रीपेमेंट है, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भी 3 से 4 बिलियन डॉलर्स है, जो कि आपको उसके ऊपर भी बोरो करना पड़ता है इंटरनेशनली उसको फाइनेंस करने के लिए। इसको कहते हैं डेट ट्रैप। और डेट ट्रैप जो है वो इसहाक डार साहब छोड़ के गए थे, और जब तक ये डेट ट्रैप खत्म नहीं होगा
उस वक्त तक आपकी इकॉनमी जो है वो IMF के पास रहेगी। गिरवी रखनी पड़ेगी। लेकिन सलमान शाह साहब, एक वो कोई डेट मैनेजमेंट एक्ट भी आया था जिसके तहत कि जी अगर इतने % से ऊपर जाता है डेट तो आपको पार्लियामेंट में जाना है। मेरे ख्याल में कभी भी किसी ने वो फॉलो नहीं किया। कितना और टाइम चाहिए ये भी चलें। पूछ लें कि जब ये जिम्मेदारी ले लेंगे इन सारे मसाइल की। जी शाह साहब, गुजारिश जी शाह साहब, ये बिल्कुल इनको करना चाहिए था। IMF ने इनको वार्निंग भी दी थी। मैं आपको उनकी वेबसाइट से आप जाके देख लें, वो सारी चीजें वहां पे मौजूद हैं जो तो वो तो 2016 आप में पीटीआई ने इनको भी नहीं मिली। फॉलो की ना शाह साहब, पीटीआई ने भी नहीं वो नहीं, फॉलो किया। देखें, अब आपने अगर एक प्रोग्राम IMF मुकम्मल किया है 2016 में, तो 2018 में आपको दोबारा क्यों जाना पड़ा? क्योंकि वो सही। 2 साल इन्होंने तबाही मचाई है। और वो तबाही सही। मचाई चलें। है क्योंकि आपने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसमें स्टेट बैंक को आपने मार्जिनलाइज किया है, स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी आपने ख़त्म की है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर साहब ने सारी पॉलिसी अपने बेसिस पे चलाई अपनी है। बेसिस पर और चलाई और उसकी यकीनन वजह से आप ऐसी बुरी चीज में फंसे सही। हुए हैं जो इतनी आसानी से चलें, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपके वक्त का। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे, जरा थोड़ा सा सियासी सूरत हाल का जायजा लेने की कोशिश करेंगे और ये पॉलिटिकल कैपिटल वाली मजहर अब्बास साहब से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कम से कम इस पर वो तो कमेंट कर ही देंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, अब इस सेगमेंट में हम बात तो ज़्यादा करना चाहेंगे कि केपी के इंतखाबात, उसके आफ्टर मैथ, उसका रियलाइजेशन पीटीआई के अंदर और उसकी सूरत हाल। मैं मज़हर अब्बास साहब, आप कुछ अगर कमेंट करना चाहें हमारे पिछले सेगमेंट के ऊपर कोई छोटा सा, तो उसके बाद फिर मैं चाहूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान का शॉर्ट सुनवा के उस आगे चलें। नहीं, मैंने ज़मीर, मुझे क्योंकि पिछले सेगमेंट की मैंने गुफ्तगू सुनी ही नहीं। अच्छा, तो मुझे बेसिकली पता नहीं कि आपने बेसिकली अली परवेज मलिक का कहना यह था कि जो मिनी बजट को डिले किया जा रहा है, अब ये पॉलिटिकल कैपिटल को प्रिजर्व करने की कोशिश है, ताकि जो सेकंड पार्ट है और जो दीगर बल्दियाती इंतखाबात में उसमें इतनी बुरी शिकस्त ना उनको सामना करने पड़े। ये बात नहीं, इस बात में मंतक नजर आती है, क्योंकि जाहिर है अगर शायद रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा कि आया, तो ऐन मुमकिन था कि वो आ जाता मिनी बजट। अब तो मुझे लगता है कि मिनी बजट लाते हुए ही परेशान हो रहे हैं कि मिनी बजट लाएं या ना लाएं। क्योंकि पंजाब असेंबली के, पंजाब लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो है वो मार्च अप्रैल से पहले होते नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल इसी तरीके से कराची में तो शायद और ताखीर हो जाए लोकल बॉडीज में। तो ऐसे में फिर जाहिर बजट का टाइम आ जाएगा। अब ऐसे में ये चीजें लाना जो है, वो हुकूमत को ये रियलाइजेशन आ गई है कि जिस तरीके जो भी उन्होंने दिफा करने की चीजों को कोशिश की, वो दिफा कर नहीं पाए और उसके नताइज खुद उनके होम ग्राउंड पे उनको नजर आ गए। सही। तो मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह की रिफॉर्म्स कर पाएंगे या उस तरह के फैसले कर पाएंगे जो कि शायद इनका इरादा था कि हम कर लें। तो वो तो आईएमएफ की कंडीशन पे करने थे ना। ऑपोजिशन का प्रेशर अब बढ़ जाएगा। आईएमएफ की कंडीशन पे करने थे ना मजहर भाई, तो आईएमएफ को क्या जवाब देंगे? तो आईएमएफ की कंडीशन से हुकूमत तो नहीं अपनी वो कर सकते, क्योंकि वो ठीक है कि मेरा ख्याल है कि कुछ बीच में कुछ चीजें करेंगे, लेकिन एक मुश्किल सूरत हाल में फंस गए हैं वो। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वेवर मांगते रहेंगे, वेवर मांगते रहेंगे। बिल्कुल। ये जरा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात की है केपी के इलेक्शन बाद, आपने वो पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी, फिर मौलाना साहब ने उसका जवाब दिया, और मुबारकबाद भी ट्वीट पे और जवाब भी ट्वीट पे है। और मौलाना साहब ने कहा है कि जी आइंदा हम दोनों मिलकर जो है वो काम करते रहेंगे, मुश्तरका जद्दोजहद जारी रहेगी पायदार मुस्तकबिल की तरफ गामजन होने के लिए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की ज़रा बात सुन लें, उस पर फिर मैं आपका कमेंट लूँगा और फिर मैं अली परवेज साहब से भी उस पर कमेंट लूँगा। धांधली की पैदावार हुकूमतें हैं। आज जब थोड़ा सा उन कुव्वतों ने अपना हाथ पीछे किया
तो फिर अंजाम आपने सुबह खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया या नहीं देख लिया, हशर नशर देख लिया या नहीं आपने? बेशक। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जरा आप भी हिम्मत करें, इंशाल्लाह पूरे मुल्क का निजाम आपके हाथ में है। पूरे मुल्क का निज़ाम आपके हाथ में होगा। एक एमएमए की हुकूमत हम सूबा सरहद उस वक्त यानी कि केपीके में हम देख चुके हुए हैं। कहते हैं कि थोड़ा सा हाथ उठाया, ये किसका हाथ, किसने कैसे उठा लिया? कुछ मजहर भाई थोड़ा सा हमें भी एनलाइटन कर दें। नहीं, आपके चैनल में इजाजत है इसकी, इस चीज की? सर आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से बयान कर देते हैं जिसमें परेशानी नहीं होती। नहीं, वो मतलब इसमें कुछ कहने की मजीद जरूरत नहीं है। सीधी सी बात मेरे ख्याल में कि सिर्फ इस चीज पर ये करना कि शायद यही वजह है, तो ये भी दुरुस्त नहीं होगा। जिस तरह ये जो दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ इस वजह से पीटीआई है कि किसी ने उसको सपोर्ट कर दी। पीटीआई का एक नेचुरल आउटकम भी था, जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की बहुत सी नाकामियां थी, उसका एक आउटकम नजर आया, जो कि मेरा ख्याल है इन दोनों जमातों को ये रियलाइज भी करना चाहिए। उसमें एक एडिशनल सपोर्ट तो किसी की मिल सकती है, और वो वक्तन फवक्तन मिलती रहती है। जिस तरह आप भी, जरदारी साहब भी ये बात करें कि ये करो तो हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, सवाल ये कि आप गुफ्तगू करेंगे क्यों? उनको कह कौन रहा है कि ये करो? नहीं, जो भी कहता है। अच्छा। असल चीज ये है कि आप सिवाय एक जमहूरी प्रोसेस से के किसी और तरीके को कोई भी जमात, कोई भी लीडर किसी और तरीके से बात करता है, किसी और तरीके से उनसे मुज़ाकरात करता है, तो वो आइन के खिलाफ है, वो जमहूरियत की बुनियादी रूह के खिलाफ है। बुनियादी रूह के खिलाफ है। अच्छा मजहर भाई, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, थोड़ा सा मामूली सा, कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन होनी थी जिसमें अगर सपोर्ट ना होती तो शायद वो लेजिस्लेशन नहीं कर सकते थे। उस पीरियड, उस वक्त से लेके केपीके के इंतखाबात में क्या हुआ कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं जरा सा हाथ उठाया है तो हालात नजर आ गए, आपको रिजल्ट, नतीजा नजर आ गया? नहीं, आप ये देखें ना कि जब एक्सटेंशन वाली मसला आया था, उस वक्त इन सियासी जमातों का क्या, किसने लेजिस्लेशन की थी? सही, ठीक, इन सब ने वोट दिया था ना। ठीक, बिल्कुल सही। तो वहाँ अब ये एक बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव मसला होना चाहिए था ना, एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन होना चाहिए था। हम हर चीज में अपनी खामियों को कहीं और डालने की कोशिश करते हैं, और इसमें बहुत से उनसर हैं पीटीआई की इस लोकल बॉडीज इलेक्शन की शिकस्त में, जिसमें उनकी इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हैं, महंगाई भी है, ऑर्गेनाइजेशनल डिफिकल्टीज भी हैं उनकी, कई ग्रुप्स उनके अंदर बने हुए हैं। मतलब ये 8.5 साल तक कंटिन्यू अगर कोई हुकूमत करे तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मतलब ये 5 साल बाद नहीं होनी चाहिए अगली हुकूमत उनकी, क्या कहते हैं? नहीं, देखिए 5 साल इस हुकूमत को राइट है 5 साल हुकूमत करने का। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वजह क्या है, ये तो मजीद 3.5 साल ऊपर आ गए ना, ये तो 8.5 साल हुकूमत के बाद इनको बल्दियाती इंतखाबात में। नहीं, जो भी है, आप मेरी बात नहीं समझे। एक गवर्नमेंट को अगर आप एक इलेक्शन को रिकग्नाइज करते हैं, ये नहीं होता कि जी हम इलेक्शन रिकग्नाइज करती, 2018 के इलेक्शन, 2018 की पार्लियामेंट को रिकग्नाइज अगर आप नहीं करते तो 2018 की पार्लियामेंट का आप हिस्सा कैसे हैं? एग्जैक्टली। चलें, मैं चाहूंगा कि अली परवेज मलिक भी इस पे कमेंट करें। अली परवेज मलिक, जब हुकूमती अरकान खुद कह रहे हैं कि इट वाज पीटीआई वर्सेस पीटीआई जिसकी वजह से ये नतीजा हमारा खराब हुआ, फिर बहुत ज्यादातर लोगों ने कहा कि महंगाई का फैक्टर था, तो मौलाना फजल रहमान साहब को ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई कि थोड़ा सा हाथ उठाया तो केपीके में आपने नतीजा देख लिया? अच्छा, मैं उससे पहले ज़रा सलमान शाह साहब जो पीटीआई की अब नुमाइंदगी कर रहे थे और पहले मुशर्रफ साहब की माशाल्लाह नुमाइंदगी करते रहे थे, उनके मैं चंद सवालात का जवाब देता जाऊँ। उन्होंने कहा हम डेट ट्रैप के अंदर आ गए हैं, तो उनसे आप छोड़ के गए हैं उनको। जी चलें, तो मैं आपसे उनके अल्फाज थे, मैं नहीं कह रहा। जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपको उनसे ये पूछना चाहिए था कि भाई जो डेट ट्रैप के अंदर आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आपके बकौल फंसा के गई थी, तो यकीनन आपने जो उनके 5 साल का कर्जा है, कम से कम उससे से कम कर्जा लिया होगा ना इन 3 सालों के अंदर। अगर इन 3 सालों के अंदर इन्होंने पिछले 5 सालों से ज्यादा कर्जा ले लिया तो कहीं ना कहीं इनको भी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। वो तो मैंने बात की थी कि पार्लियामेंट में, बिल्कुल यू आर वेरी राइट, नो डाउट अबाउट कि मतलब हिस्ट्री का सबसे ज्यादा कर्जा, हिस्ट्री का सबसे ज्यादा कर्जा इस हुकूमत से। दूसरी बात ये जो आपने मजहर साहब से सवाल किया,
अब ये चॉइस नहीं है कि मिनी बजट कब आएगा, आपको मिनी बजट लाना पड़ेगा, क्योंकि इन नालायकों ने इस्लाहात नहीं की, जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, जो आपकी डॉलर ब्लीडिंग है, जो मैं आपको पहले सेगमेंट में कह रहा था, $2 बिलियन अ मंथ से ज्यादा क्रॉस कर गई हुई है। आप इस चीज को सस्टेन नहीं कर सकते। आपको ये रीफाइनेंस करवाने के लिए IMF का सर्टिफिकेट चाहिए, जनवरी के अंदर वो मीटिंग है, आपको उससे पहले यू विल बी फोर्स्ड टू ब्रिंग द मिनी बजट, और इससे एक महंगाई का नया तूफान आएगा, जो मैं आपको बता रहा था कि आपके मेन बजट से ज्यादा रेवेन्यू मेजर्स आप इसके अंदर लेंगे, क्योंकि आपने एक अफसाना पेश किया था, उसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तो भाई आपका तो पता नहीं, आई एम कन्विंस्ड दैट वी हैव अ फ्यूचर फाइनेंस मिनिस्टर सिटिंग विद अस टुडे एनीहाउ। नहीं, मैं कतन उसके ऊपर चलें, वो तो पार्टी का जो मतलब यू अच्छा, नहीं गुजारिश। अच्छा, अब आ जाए पॉलिटिकल सवालात जो आप कर रहे हैं। हाँ। और मामलात के किस तरह से चल रहे हैं। तो देखें, इमरान खान साहब को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं आपसे जो पहले सेगमेंट में मैंने आपको दोबारा, मैं सॉरी रिपीट कर रहा हूं, कि उन्होंने कहा मईशत मुझे ठीक नहीं मिली, टीम मुझे ठीक नहीं मिली, कैंडिडेट्स मुझे ठीक नहीं मिले, तो किस लम्हे के ऊपर आके वो जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे कि जी ये मैंने फैसले किए जिसकी वजह से ये नुकसान पार्टी को हुआ है। तो गुजारिश ये है, जो तर्ज हुक्मरानी हमने देखी है, जिसके अंदर आपने अपनी ATMओं को तो नवाजा है, पर गरीब आदमी के ऊपर सारे का सारा बोझ डाल दिया, महंगाई का, कर्जों का, आपका जो सारी की सारी जो ये प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन सा तबका फेस कर रहा है। ये एक सेकंड के लिए देख लें, तो उसके बाद मुझे बताएं कि मरियम साहिबा ने जो कहा कि इनके उम्मीदवार जो हैं वो मैदान के अंदर नहीं, मैदान अमल में नहीं जा सकते, इसके अंदर कोई परेशानी होती है। हम लाहौर के अंदर ज़िमनी इलेक्शन लड़के हैं, मुझे बताएं ये टेक्निकल बुनियादों के ऊपर उस मैच से क्या बाहर निकले हैं कि नहीं निकले। तो गुजारिश ये कि जिम्मेदारी लें, हुकूमत की पॉलिसी ओरिएंटेशन ठीक करें। अगर आपने आज भी ओरिएंटेशन ठीक ना की तो आप लोगों को और इस मुल्क को और मुश्किल में धकेल देंगे। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है मजहर भाई, लेकिन जो सवालात हैं बेसिक कि ये बहुत बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, शायद पार्टी के लिए बल्दियाती इंतखाबात सिंध में बड़ा चैलेंज होगा, PTI के लिए बलूचिस्तान, पंजाब और KPK में हमने देख ही लिया। इस पर मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़हर अब्बास साहब, अली परवेज का कहना है कि जी मिनी बजट तो आएगा, तो फिर वो तो जो हालात अब हैं, आपको क्या लगता है कि KPK का जो सेकंड फेज है बल्दियाती इंतखाबात का, फिर पंजाब में और आपने कहा सिंध में शायद थोड़ा सा ताखीर से हो जाए, तो क्या बनेगा क्या फिर PTI का? नहीं, उनके मेरे ख्याल में तो हम जरूर है, लेकिन देखिए लोकल बॉडीज इलेक्शन की और जनरल इलेक्शन की डायनामिक्स बड़ी मुख्तलिफ होती है। सही। लोकल बॉडी इलेक्शन बहुत लोकलाइज्ड होते हैं। ये जरूर है कि उसका एक एज आपको मिलता है जब आप इतने बड़े पैमाने पे कोई लोकल बॉडीज जीतता है, और उसके बाद उनको एक सियासी एज तो मिलता है। लेकिन जब आम इंतखाबात होते हैं तो आम इंतखाबात की कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी मुख्तलिफ होती है। याद रखें कि लोकल बॉडीज इलेक्शन में अभी भी PTI को नशिस्तें तो कम मिली, लेकिन उनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो कोई बहुत ज्यादा डिक्लाइन पे नहीं गया है। उनको जो वोट्स मिले हैं वो अच्छे खासे वोट मिले हैं, और जब जनरल इलेक्शन होंगे तो चीजें वो हो सकती हैं। लेकिन एक पैटर्न बन गया है मुसलसल PTI के हारने का, और पैटर्न ये बना है कि आप कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हार गए, आप बाई इलेक्शन हार गए, आप लोकल बॉडीज इलेक्शन हार गए, और इसके बाद वो एक डबल माइंडेड हैं कि हम किस वक्त लोकल बॉडीज इलेक्शन पंजाब में कराएं। सही। जहां वो मुसलसल बाई इलेक्शन हार जा रहे हैं। तो PTI एक डायलेमा का शिकार है। लेकिन ये कहना कि PTI बिल्कुल वाइप्ड आउट हो जाएगी, PTI बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कम से कम आई डोंट एग्री कि PTI बिल्कुल वाइप्ड आउट हो जाएगी, उनके पास कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे। मज़हर भाई, सिचुएशन मुझे नहीं नजर आती। सवालात, क्योंकि हालात तो पंजाब में भी इसी तरह है, PTI वर्सेस PTI है, महंगाई वहां पे भी है, लेकिन यहाँ तो 8.5 साल हुकूमत थी जब बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे PTI। हाँ, लेकिन ये ज़मीर ये इस चीज को सामने रखें कि जो कॉजेज हैं उन कॉजेज में सिर्फ महंगाई नहीं है, उन कॉजेज में एक बड़ा फैक्टर PTI का इंटरनल
रिफ्ट है। तो वो तो पंजाब और में भी है ना। वो बहुत ज्यादा है, इंटरनल रिफ्ट बहुत ज्यादा है पीटीआई का, जिसका हमें रिफ्लेक्शन नजर आता है, हमें पंजाब में भी नजर आता है, हमें कराची में भी नजर आता है, हमको बलूचिस्तान में भी अभी जो हालिया क्राइसिस हुआ उसमें पीटीआई वर्सेस पीटीआई फैक्टर इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस चीज को ये कहना कि पीटीआई बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वो कम से कम, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे नजर नहीं आता कि इतनी आसानी से कोई जमात खत्म होती है। सही सही, चलें अली परवेज। जी नहीं, ठीक कह रहे हैं। वो पीटीआई पार्टी तो मौजूद है, उसके अंदर उनको कैंडिडेट्स के साथ जो लोगों का रवैया होगा उसकी तरफ बिल्कुल हमें जो ज़िमनी इलेक्शन और ये जो सीरे जो अभी बाकी बल्दियाती इलेक्शन गुजरे हैं उससे हमें एक ग्लिम्प्स मिल जाती है। तो यहाँ तक तो मैं मज़हर साहब के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरे ख्याल से उनकी बात ठीक है। देखें, एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब अपनी तर्ज सियासत के साथ इस मुल्क को कहाँ पर लेके आ गए हैं, कि हमने पिछले 3-3.5 साल के अंदर हमने बेपनाह तकलीफ देखी है, पर उसके साथ जो हमें इस्लाहात करनी चाहिए थी कि जिसकी वजह से आज हमें डिविडेंड्स नजर आ रहे होते या कम से कम बेहतर फ्यूचर नजर आ रहा था, वो चीज नजर। इतना बड़ा पंजाब में सेहत कार्ड, देखें केपी में बड़ी सक्सेस स्टोरी सुनाते थे हमें। देखें, मैं अब आपसे गुजारिश ये करूंगा, आप इंतजार तो करें ना, आप देखें तो सही कि किस तरह से आपकी फिजिकल स्पेस इरोड हो रही है। ये जो आपके हेल्थ कार्ड हैं, ये पिछली हुकूमत ने ऑलरेडी अपने आखिरी साल के अंदर रोल आउट कर दिए हुए थे। सिर्फ उन कार्डों का रंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे से बना लेना और उसको रीलॉन्च कर देने से मामला हल नहीं होंगे। पर अच्छी बात है, हमें जो अपने वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। बीआईएसपी को इन्होंने स्केल अप किया, अच्छी बात है, पर मैं आपसे सवाल या मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो कुछ और है। वो ये है कि ये ख्वाहिशात सिर्फ ख्वाहिशात रह जाएंगी। इन्होंने अपनी नालायकी से हमारी फिजिकल स्पेस इस बुरी तरह से इरोड कर दी है कि हम इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। ये स्कीम्स कागजों के ऊपर रह जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनी बजट्स भी आएंगे, डेवलपमेंट भी कटेगी। क्या मिनी बजट के साथ साथ 200 अरब की डेवलपमेंट काटने की बात नहीं हो रही? बिल्कुल, वो भी कट रहा है। वेरी क्विकली, आप लोग ये जो मजहर अब्बास साहब ने भी कहा कि इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, पीटीआई वर्सेस पीटीआई, हु इज गोइंग टू कैश ऑन दैट? देखिए, अगर किसी भी पार्टी के अंदर अंदरूनी तौर पे डिविजन्स हों तो मेरे ख्याल से मुखालिफ पार्टियां ही उसका बेनिफिट करती हैं ना। तो ये तो यहां तक तो बात ठीक है। पंजाब में आप काफी अरसा, पंजाब के अंदर अब मैं गुजारिश, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, अब 3 बड़ी पार्टीज मौजूद हैं। पीटीआई की तो सूरत हाल के ऊपर मजहर साहब ने तबसरा कर दिया। उसके बाद अगर ये पीपल्स पार्टी समझती है कि वो 2-2 हज़ार रुपए दे के इस किस्म के मकरू धंधे के साथ अपनी सपोर्ट वो बढ़ा सकती है, या जो आपके रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं उनको ये कन्वे कर सकती है कि हमारा रिवाइवल हो रहा है। उन्होंने ये गलाजत जो है, आपने देखा लाहौर के अंदर ज़िमनी इलेक्शन करने की कोशिश की। वो राजा परवेज अशरफ साहब वहां पे जो 2-2 हज़ार रुपए बांटते रहे और उन्होंने कहा कि जी हम वोटरों को अपना दिखा रहे हैं कि रिवाइवल हो। यही चीज उन्होंने गिलानी साहब के बच्चों के जरिए इन्होंने खानेवाल में करने की कोशिश की। उसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो ट्रैक रिकॉर्ड और उसकी जो गुडविल लोगों के जहन के अंदर वहां पे बैठी हुई है ना, उसका ये कोई भी मुकाबला नहीं कर सकेगा। और आपको भरपूर अंदाज के अंदर आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हक के अंदर चीजें जाती हुई नजर आएंगी। आप देखें, पिछले 12 के करीबन जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जीते, सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी की गुडविल और अपने ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे। एग्जैक्टली, अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में केपी का सेकंड पार्ट बल्दियाती इंतखाबात और फिर पूरे मुल्क में जो बल्दियाती इंतखाबात होने हैं उसमें क्या बनता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।